नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बंगाल में पुनर्जागरण का प्रारंभ कैसे हुआ, इसे पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर सामान्य भाषा में देखें तो 15वीं-16वीं सदी में पश्चिमी देशों मतलब यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ और वहाँ पर लोग तर्क के आधार पर सोचने लगे। मतलब कि वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वहाँ पर जन्म हुआ तो लोग अपनी सोच और क्षमता का क्या होने लगा, विकास होने लगा। उस समय बहुत सारे उद्योग धंधे वहाँ पर स्थापित हुए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी, जिसको कच्चे माल की वहाँ पर आवश्यकता थी। जब कंपनी बैठी है तो उसे कच्चा माल भी तो चाहिए, और वहाँ पर कच्चा माल उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं था। तो कच्चे माल की तलाश में अंग्रेज भारत आए, लेकिन धीरे धीरे वह इतने शक्तिशाली बन गए कि वह भारत की राजनीतिक व्यवस्था में वह अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करने लगे। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए और उनका नियंत्रण बंगाल पर हो गया। जब बंगाल पर नियंत्रण हुआ तो वहाँ का शासन प्रशासन भी चला गया, ये अंग्रेजों के हाथ में चला गया। वहाँ पर लोग शासन प्रशासन अपनी तरह से, मतलब कि जो पश्चिमी देश का कहें अगर कि जो इंग्लैंड में शासन प्रशासन चल रहा था, वही बंगाल में स्थापित हुआ शासन प्रशासन। और वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज भी खोले गए। जब कॉलेज खोले गए तो वहाँ पर शिक्षा दी जाने लगी, पश्चिमी शिक्षा दी जाने लगी वहाँ पर। मतलब कि बंगाल में जो भी कॉलेज खोले गए हैं वहाँ पर पश्चिमी शिक्षा दी जाने लगी। पश्चिमी शिक्षा तर्क पर आधारित होती थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती थी। तो जो भी भारतीय बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे तो वह तर्क के आधार पर वह सोचने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर तर्क की कसौटी पर वह खरा उतर रहा है तो वह सही है, अगर तर्क की कसौटी पर वह खरा उतर उतर नहीं रहा है तो वह गलत है। वो तो बंगाल में पुनर्जागरण का यह केंद्र रहा। तो और भी देखते हैं और समझते हैं। प्रस्तावना देख लेते हैं हम लोग। पुनर्जागरण शब्द यूरोप में 15वीं 16वीं सदी में प्रयोग हुआ। मतलब कि पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग 15वीं 16वीं सदी में कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। और भी देखते हैं अर्थ क्या है इसका। ज्ञान और चेतना का पुनर्जागरण, मतलब कि वैज्ञानिक और तर्क की विकास हुआ वहाँ पर। और भी देखते हैं भारत में इसका केंद्र बंगाल बना। भारत में इसका केंद्र बंगाल बना, क्यों बना? क्योंकि अंग्रेज वहाँ पर 1757 में जीते हुआ प्लासी का युद्ध, तो वहाँ पर उनका नियंत्रण हो गया। जब नियंत्रण हुआ तो वहाँ पर शासन प्रशासन वो वहाँ पर चलाने लगे, बहुत सारे कॉलेज खोले। तो उनका केंद्र कहाँ बना, बंगाल में बन गया, केंद्र बना पुनर्जागरण का, कह सकते हैं हम। क्योंकि यहाँ सबसे पहले अंग्रेज का शासन स्थापित हुआ और पश्चिमी शिक्षा तथा विचारों का संपर्क हुआ। तो इतना समझे होंगे आप। और भी देखते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में यह आंदोलन सामाजिक सुधार, शिक्षा, साहित्य, धर्म और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में प्रभावी हुआ।
जब यहाँ पर पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ बंगाल में, तो इसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई दिया। जैसे कि वह शिक्षा हो, समाज हो, धर्म हो, राजनीति हो, मतलब सब पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। और भी देखते हैं बंगाल पुनर्जागरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। बंगाल में पुनर्जागरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखते हैं यहाँ राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि पर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे अंग्रेज आए, यहाँ पर बंगाल के अंदर कैसे बना। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और उसमें अंग्रेज विजयी रहे। जब अंग्रेज विजयी हुए तो उनका नियंत्रण बंगाल पर हो गया। जब बंगाल पर उनका नियंत्रण हुआ तो शासन प्रशासन भी अब अंग्रेजों के हाथ में चला गया कि बंगाल पर जो भी शासन प्रशासन वह करेंगे तो अपनी तरह से वह करेंगे। तो देखते हैं और भी। फिर 1772 राजधानी कलकत्ता बना। मतलब कि जो अंग्रेज हैं उनकी राजधानी कहाँ बना, कलकत्ता बनाए, वो अपनी राजधानी बनाए अंग्रेज। और भी देखते हैं ब्रिटिश प्रशासन और न्यायालय, नए कानून, नए मूल्यों का परिचय। जब यहाँ पर अंग्रेज बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए तो शासन प्रशासन भी तो चलाएंगे वो। तो शासन प्रशासन जो चल रहा था अगर इंग्लैंड में जो भी शासन प्रशासन चल रहा था वही यह स्थापित हो गया है, अब बंगाल में हो गया। शासन प्रशासन मतलब जो ब्रिटेन में चलता था वही अब बंगाल में हो गया। और क्या हुआ, क्योंकि जब आप वहाँ का शासन प्रशासन देख रहे हैं तो न्याय भी तो मिलना चाहिए। न्यायालय की स्थापना हुई वहाँ पर बंगाल में। और जो न्याय ब्रिटेन में मिलता था, मतलब इंग्लैंड में जो न्याय मिलता था, जो कानून था, वही कानून यहाँ पर लाया गया बंगाल में। तो इसका भी नए तरीके से कानून का यहाँ पर भी क्या हुआ, विकास हुआ। मतलब कि पश्चिमी कानून भी अब बंगाल में आ गए। और भी और भी देखते हैं। देखें अंग्रेज पास शासन का सबसे पहला गहरा प्रभाव बंगाल में पड़ा। जो अंग्रेज शासन का सबसे पहला और गहरा प्रभाव कहाँ पड़ा, बंगाल में पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उनका नियंत्रण हो गया, कब्जा हो गया। वहाँ पर सब कुछ वह चला रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, गहरा प्रभाव पड़ा वहाँ पर। और भी देखते हैं। देखें समझ, अब आर्थिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि उस समय कैसी थी उस समय, देखते हैं। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। जो बंगाल है वह भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी नदियाँ हैं और वहाँ पर जो भी भूमि है वह उपजाऊ है। तो वहाँ पर अधिक मात्रा में फसल होती है। जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि धान हो गया, कपड़ा, नील व्यापार, ये सब वहाँ पर दिखाई देता है। फिर देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजों के आने से पारंपरिक उद्योग ध्वस्त हुए, सामाजिक असंतोष फैला। जैसे ही अंग्रेज आए और बंगाल में अपना शासन प्रशासन को देखने लगे तो जो भी छोटे छोटे उद्योग थे पहले वह क्या हो गए, अब समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। जब नष्ट हुए तो जो भी वहाँ के लोग हैं तो उनके मन में जो भी और संतोष की भावना दिखाई दी। मतलब कि नाराज हो गए वो, किन से जो भी अंग्रेज हैं उनसे नाराज हो गए कि हमारे जो भी छोटे छोटे उद्योग थे
या सब समाप्त कर दिए, क्योंकि अपनी तरह से चला रहे हैं अंग्रेज। और छोटे छोटे उद्योगों का वहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो छोटे छोटे उद्योग क्या हो गए, वहाँ पर समाप्त हो गए, क्योंकि अंग्रेज अपने फायदे के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, भारतीय उनके फायदे के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि में उस समय भारतीय समाज में क्या क्या बुराइयां थी, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में बहुत गहरी बातें हैं, जो कि बुराइयां फैली हुई थी बहुत अधिक मात्रा में। जैसे कि समाज में गहरी बुराइयां थी, भारतीय समाज में उस समय बहुत गहरी बुराइयां थी। क्या थी? सती प्रथा था उस समय। भारतीय समाज में उस समय सती प्रथा चल रहा था। मतलब कि जब पति की जब मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था। तो एक बहुत ही गलत समाज में यह प्रथा चल रही थी। और भी देखते हैं, फिर देखे बाल विवाह। उस समय छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जा रही थी। जैसे कि कोई 10 साल का है, 12 साल का है, उसकी शादी हो जाती थी, और कम उम्र में उनके बच्चे हो जाते थे, जिससे कि बहुत सारे समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता था। तो यह भी एक गलत प्रथा थी उस समय। और बता रहा है कि समाज में एक और बात आती है कि बहुविवाह। मतलब कि एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो यह भी भारतीय समाज में गलत प्रथा थी वह भी। और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत देख चुके होंगे बहुविवाह, आप समझ गए होंगे। स्त्री की शिक्षा का अभाव था। जो स्त्रियां हैं उनकी शिक्षा का अभाव था। लोग महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे। उनको लगता था कि महिलाएं केवल घर के काम काज करने के लिए बनी हैं, और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वह बनी है। तो उनको लोग पढ़ाते नहीं थे। तो यह भी एक समाज में क्या थी, बुराई थी अभी। और भी देखते हैं, जातिवाद। जातिवाद भी उस समय काफ़ी अधिक चल रहा था, लेकिन आज भी है जातिवाद। तो आज भी देखने को मिलता है पूरा तरह से। और अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब है कि आप आंखें बंद कर कर मानते हैं, उस पर आप सवाल नहीं उठाते हैं कि क्या यह सही है कि गलत है। तो यह भी अंधविश्वास भी बहुत अधिक मात्रा में भारतीय समाज में उस समय फैला हुआ था। और देखते हैं, मूर्ति पूजा। यह भी एक भारतीय समाज में एक गलत और धारणा है, यह मूर्ति पूजा। क्योंकि अगर देखा जाए तो ईश्वर का कोई रंग रूप कुछ भी नहीं है। कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं है। जब आप उसको जानते ही नहीं हैं, तो आप उसके कैसे मूर्ति बना सकते हैं, कैसे उसको एक व्यक्ति के रूप में उसे दिखा सकते हैं। तो यह भी समाज में एक गलत अवधारणा दिखाई देती थी, जो कि आज भी है। पहले तो थी ही, लेकिन आज भी है। और भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखें तो समाज को सुधार की सख्त जरूरत थी उस समय। जो भी इस सारी बुराइयां हैं, उसे समाप्त करने की, समाज से हटाने की काफ़ी आवश्यकता थी। क्योंकि अगर बुराइयां अगर रहेंगी, तो समाज को एक गलत दिशा में वो ले जाएंगी। तो समाज से इनको हटाने, मतलब कि
इनमें सुधार करने की जरूरत थी उस समय। तो इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या हुआ, देखें देखें कलकत्ता में प्रेस और प्रिंटिंग विचारों का प्रसार हुआ। कलकत्ता में प्रेस मतलब कि जो अखबार है उसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ, और प्रिंटिंग विचारों का प्रसार हुआ। अगर कोई अपनी विचारों को पत्रिका के माध्यम से छपवा कर लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसका भी उस समय विकास हुआ, जिससे कि लोग पढ़कर और समाज के बारे में पूरी तरह से जाने और समझें कि क्या समाज में सही है और क्या समाज में गलत है। तो ये सब पढ़ने के बाद सीखने को ये सब मिलता था। और भी देखते हैं, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी और भारतीय दोनों परंपराओं को मिलाकर नया विचार पैदा किया। बंगाल के कुछ बुद्धिजीवी थे जो कि पश्चिमी और भारतीय भारतीय जो परंपरा है दोनों को मिलाकर एक नया विचार पैदा किया। तो यह भी सामने आया कि जो पश्चिमी देशों में जो सही है मतलब उसको भी आप उठा लिए, और जो भारतीय समाज में जो सही है उसको भी आप उठा लिए, मतलब कि दोनों का मिश्रण। तो नए विचार इससे पैदा हुए। और भी देखते हैं, देखें समझ, अंग्रेजी शिक्षा और नई चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा और नई चेतना का भी विकास हुआ, मतलब कि भारत में अब अंग्रेजी शिक्षा का भी विकास होगा। अब कैसे हुआ देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बना। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो 1800 में बना हुआ, स्थापित हुआ। भारतीय भाषाओं के विकास का केंद्र बनाया। यहाँ पर भारतीय भाषाओं का विकास होना प्रारंभ हुआ यहाँ पर, मतलब उसका यह केंद्र बना। यह जो कॉलेज है यह भाषा पर अपने आप को केंद्रित किया, भाषाओं को पर अधिक ध्यान दिया है, और यहाँ से भाषा का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ। और भी देखते हैं, हिंदू कॉलेज जो 1817 में बना। जो हिंदू कॉलेज है वो 1817 में बना। यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का गढ़ माना गया, क्योंकि जो पहले की शिक्षा थी वह पारंपरिक थी, लेकिन अब जो शिक्षा दी जा रही है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। तो हिंदू कॉलेज इस शिक्षा को आगे लेकर गया, मतलब कि आधुनिक शिक्षा का उनको बढ़ावा दिया हो। तो इसका भी वहाँ पर काफ़ी अधिक योगदान देखने को मिला भारतीय समाज में। फिर देखें मैकाले आए। मैकाले 1835 क्या किए, देखें अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया है। जब मैकाले आए तो 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को भारत में प्रारंभ किए। तो अगर बात की जाए कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ भारत में कौन किया, तो आप मैकाले कह सकते हैं। क्या हुआ, शिक्षा का प्रभाव देखें कहाँ कहाँ पड़ा। शिक्षा का प्रभाव अब कहाँ कहाँ पड़ा, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें तो विज्ञान और तर्क का प्रवेश हुआ भारतीय समाज में। विज्ञान और तर्क का प्रवेश हुआ। लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग सोचने लगे, समझने लगे, तार्किक बनने लगे। तो इसका भी क्या हुआ, यहाँ पर प्रभाव पड़ा, विकास हुआ। और भी देखते हैं, नया शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। जब भारतीय
बच्चे जब पश्चिमी शिक्षा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या हुआ, वह शिक्षित बन रहे हैं वो, तो शिक्षित वर्ग एक तैयार हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। जब शिक्षित वर्ग तैयार हुआ तो क्या हुआ, देखिए इस वर्ग ने समाज सुधार और राष्ट्रवाद दोनों को जन्म दिया। जब शिक्षित वर्ग का यहाँ पर देखें तो शिक्षित वर्ग जब तैयार हुए यहाँ पर, तो समाज में क्या गलत है क्या सही है उसको उन लोगों ने तर्क के आधार पर, मतलब कि तर्क की कसौटी पर वह तोलना शुरू किए, जो कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस वर्ग ने समाज सुधार, मतलब कि समाज को सुधार की भी यह बात की है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। जो सही है वो तो ठीक है, लेकिन जो जो भी गलत है उसको क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए। और राष्ट्रवाद दोनों को जन्म दिया, मतलब कि राष्ट्र के प्रति आपके कैसे विचार होने चाहिए, इस पर भी वह अपना विचार दिए। तो समाज और राष्ट्रवाद को दोनों को लेकर वो अपने विचार प्रकट किए। तो इतना आप समझे होंगे, और भी देखते हैं प्रेस और सार्वजनिक विचारधारा। प्रेस और सार्वजनिक विचारधारा पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। प्रेस का मतलब होता है कि इनकी अखबार होता है। प्रेस को आधुनिक भारत की धड़कन कहा जाता है। प्रेस को अगर देखें तो आधुनिक भारत की यह धड़कन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अखबार के माध्यम से आप जानते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है, ये सब जानने और समझने का मिलता है। मतलब कि आपका जो देश है वो अखबार के माध्यम से पूरी तरह से झलकता है। तो जब लोग अखबार पढ़ने लगे तो उनके सोचने समझने की शक्ति का भी क्या हुआ, विकास हुआ, विस्तार हुआ। उनको साफ साफ बातें समझ में आने लगे कि क्या हमारे समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो प्रेस की भी क्या हुई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई। और भी देखते हैं हिक्की का बंगाल गजट 1780। हिक्की का बंगाल गजट 1780 पहला भारतीय समाचार पत्र था। हिक्की का बंगाल गजट जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ है, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, पहला भारतीय समाचार पत्र था बंगाल गजट। इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित हुआ, जो कि सुधारों का प्रचार करता है। मतलब कि यह ना राजा राम मोहन राय हैं, संवाद कौमुदी एक पत्रिका निकालते हैं यह, जिससे कि समाज को में सुधार के लिए काफ़ी वह लाभदायक रहा, उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका रही समाज में। और भी देखते हैं तत्वबोधिनी पत्रिका 1843 में प्रकाशित हुई। तत्वबोधि पत्रिका है जो 1843 में प्रकाशित हुई। यह क्या है देखते हैं, ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र था यह, ब्रह्म समाज का यह मुख्य पत्र था। तो यह भी एक पत्रिका है जो कि अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का यह माध्यम है कि लोग इसे पढ़ें और अपने सोचने समझने और समाज में जो भी बुराइयां हैं उसे ख़त्म करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो यह भी रहा। समाचार पत्रों ने समाज को सोचने और सवाल उठाने की ताकत दी। जब लोग
पत्रिका अखबार लोग पढ़ने लगे तो समाज में जो भी गलत, समाज को सोचने और सवाल उठाने की ताकत दी। जब आप पढ़ते हैं तो आप सोचते भी हैं और समझते भी हैं, और आपको लगता है कि क्या समाज में सही है और क्या गलत है। जो गलत है उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाने की वह ताकत देता है वो। तो इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं प्रमुख सुधार और उनके योगदान देख लेते हैं कि प्रमुख सुधार क्या हुए और उनके योगदान क्या हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 के बीच क्या हुआ। भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। जो राजा राम मोहन राय हैं वो, उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का उन्हें जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वह भारतीय समाज के लिए ऐसे कार्य किए जो कि समाज को एक नई दिशा मिली। कैसी दिशा मिली देखते हैं उसको। सामाजिक सुधार, समाज में क्या सुधार किए वो देखते हैं। सती प्रथा का अंत 1829 में, सती प्रथा जब चल रहा था तो उसके खिलाफ राजा राम मोहन राय कदम उठाए और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से उनको सती प्रथा को क्या किया, समाप्त किया 1829 में। तो यह भी बहुत अच्छा कार्य किए यह। और क्या हुआ, देखिए विधवा विवाह, विधवा विवाह भी क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। कि जब किसी का पति अगर मर गया हो तो जब जब सती प्रथा का उस समय अंत किया गया तब पत्नी को तो आप जलाएंगे नहीं साथ में आप। तो जो पत्नी है, मतलब कि वह विधवा बन गई हो तो उससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था समाज में। लेकिन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना, जिससे कि विधवा को भी शादी करने का अधिकार मिला। तो देखते हैं उसको भी। तो इतना आप समझे होंगे आप। स्त्री शिक्षा का समर्थन, पहले लोग स्त्री मतलब महिलाओं को लोग पढ़ाते नहीं थे। उनको लगता था कि महिलाएं केवल घर के काम काज के लिए बनी हैं, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बनी हैं। लेकिन उनकी शिक्षा की भी बात की गई। बहुत सारे कॉलेज खोले गए जहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा दी गई, बालिका विद्यालय खोले गए। तो महिलाओं की भी शिक्षा की को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। देखते हैं और भी। जातिवाद और मूर्ति पूजा का विरोध, जातिवाद पहले भी था और आज भी है, यह तो समाप्त नहीं हुआ। और मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का भी यह विरोध करते थे। जो राजा राम मोहन राय हैं कहते थे कि मूर्ति पूजा क्या है, गलत है। क्योंकि ईश्वर एक है और ईश्वर का ना कोई रूप है ना कोई रंग है। ईश्वर देखें निर्गुण है वो। जैसे कि आप मुस्लिम धर्म में देखते होंगे, आप लोग इबादत करते हैं जहाँ पर कोई भी मूर्ति देखने को आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हिंदू धर्म में यह साफ साफ दिखाई देता है। और भी देखते हैं धार्मिक सुधार क्या हुए। धार्मिक सुधार पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रह्म समाज 1828, यह धार्मिक सुधार में अगर देखें तो एकेश्वरवाद और तर्कवाद पर यह आधारित है। मतलब कि एकेश्वरवाद मतलब कि एक ही ईश्वर है, एक के सिवा कोई दूसरा नहीं है। तो एक ईश्वर की इन्होंने बात की। और यह भी कहा कि तर्कवाद मतलब कि यह तर्क पर यह खरा उतरना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग मानते हैं तो हम भी माने, ऐसा नहीं है।
और भी देखते हैं शैक्षिक सुधार क्या हुए। शैक्षिक सुधार पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। हिंदू कॉलेज और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। हिंदू कॉलेज और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया। देखते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो 1809 से 1831। जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं 1809 से 1831, क्या हुआ? यंग बंगाल आंदोलन के यह नेता थे, जो कि विज्ञान और तर्क पर अपने विचारों को यह प्रकट करते थे। इनके बहुत सारे शिष्य थे जो कि इनके विचारों पर वह चलते थे। मतलब कि यह विज्ञान और तर्क को यह बहुत महत्व देते थे। क्या हुआ बाद में, देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता, विज्ञान, तर्कवाद का प्रचार किया। जो जो डेरोजियो हैं वह स्वतंत्रता की बात करते थे, समानता की बात करते थे। समानता की बात मतलब कि महिला और पुरुष दोनों समान होने चाहिए, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और देखते हैं विज्ञान, जो भी आप मान रहे हैं उसे आप तर्क की कसौटियों पर उसे तौलें आप। अगर वह तर्क की कसौटी पर खरा उतर रहा है तो वह सही है। अगर तर्क की कसौटी पर वह खरा नहीं उतरता है तो वह क्या है, गलत है। और भी देखते हैं। देखिए परंपराओं को चुनौती दी। जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको क्या किया, चुनौती दी कि यह क्या है, परंपरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तर्क की कसौटी पर उतर नहीं रहा है वो। जब तक की कसौटी पर वह उतर नहीं रहा है तो वह कहे कि वह क्या है, गलत है, और उसको वह चुनौती दी। देखते हैं और भी। शिष्यों ने समाज में एक नई सोच पैदा की। जो डेरोजियो के शिष्य थे वह समाज में एक नई सोच पैदा की, क्योंकि उनके शिष्य डेरोजियो के जो शिष्य थे तो वह एक विज्ञान और तर्क के आधार पर वह शिक्षा प्राप्त किए थे, वह पढ़े थे। और वह समाज में एक अलग तरह से बदलाव लाए वो, और सबको सोचने और समझने पर वह क्या किए, मजबूर किए वो, कि आप कोई कुछ भी अगर सोच रहे हैं तो वह क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब सब लोग मानते हैं तो हम भी माने। तो यह तर्क का यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि डेरोजियो हैं वह विज्ञान और तर्क को क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। तो उनके शिष्य भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। उनके शिष्य भी तर्क और विज्ञान को मान रहे हैं, अंधविश्वास को वह नहीं मान रहे हैं। और भी देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891, यह भी समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। देखते हैं क्या कार्य किए। देखिए स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, यह स्त्री शिक्षा का काफ़ी समर्थक थे। इनको लगता था कि स्त्री भी क्या होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार है। क्या किया यह, देखते हैं। विधवा विवाह और अधिनियम 1856, और इन्होंने विधवा विवाह को क्या किया, प्रारंभ किया, कि जो विधवा हैं उनका भी अब क्या होना चाहिए, शादी होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। इसके लिए 1856 में कानून बनाए गए। तो इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं बंगाल साहित्य का आधुनिकीकरण किया गया। जो बंगाल है वहाँ पर साहित्य का आधुनिकीकरण किया गया। वहाँ पर बहुत सारे उपन्यास लिखे जाने लगे, बहुत सारे नाटक लिखे जाने लगे। तो उसका भी वहाँ पर क्या हुआ, विकास हुआ, जिससे कि लोगों को सोचने और समझने में मदद मिली। जब लोग उपन्यास पढ़ते थे, नाटक देखते थे या फिर नाटक पढ़ते थे, तो उनको सोचने समझने में काफ़ी उनको मदद मिलती थी उनको, कि मतलब एक नई सोच का उनमें विकास होता था।
देखते हैं और भी शिक्षा और शिक्षा को व्यवहारिक और जनसुलभ बनाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोले कि शिक्षा को देखा जाए तो शिक्षा व्यवहारिक होना चाहिए, वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि व्यक्ति के व्यवहार में वह हमेशा आए हो, और जन सुलभ मतलब कि एकदम आसान होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, जिससे कि सब लोग आसानी से सीख सकें और समझ सकें। मतलब कि शिक्षा एकदम आसान होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। और भी देखते हैं अन्य सुधार देख लेते हैं कि अन्य सुधार क्या हुए, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। डेविड हेयर हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे। जो डेविड हेयर हैं वह हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे। रामकृष्ण परमहंस धार्मिक पुनर्जागरण अध्यात्म यहाँ पर उसका समर्थक थे। और भी देखते हैं स्वामी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 में यह शुरू किए। समाज सेवा और राष्ट्रवाद में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। और भी क्या हुआ, और भी देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि साहित्य और पुनर्जागरण वंदे मातरम को भी इन्होंने लिखा। मतलब कि बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं और वंदे मातरम लिखे हुआ। और भी देखते हैं जिससे कि पढ़कर समाज में एक नया बदलाव देखने को मिला। लोग एक अलग तरीके से सोचने लगे, समझने लगे। और भी देखते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। बाद में सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलन भी हुए, क्योंकि जब लोग शिक्षित होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह सोचते हैं तो जो भी सामाजिक और धार्मिक जो भी समाज में बुराई है, जो भी धर्म में बुराई है, तो उसे लोग सुधार करने की मांग करते हैं। मतलब कि उसे सुधार कर कर और पूरा जो धर्म है, समाज है, उसमें कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, उसे समाप्त करने की और बात करने लगे। क्योंकि वो लोग क्या हैं कि तर्क के आधार पर सोच रहे हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो अपना रहे हैं। क्योंकि यहाँ भारत में पश्चिमी शिक्षा का विकास हो चुका है, उसीलिए। और भी देखते हैं ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, इन सब की क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी सामाजिक और धार्मिक सुधार में। जो कि देखें तो एकेश्वरवाद, यह एक ईश्वर को यह मानते थे। हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे देवी देवता देखने को मिलते हैं, लेकिन यह कहते थे कि नहीं, ईश्वर एक है और वह उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। जब जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं तो उसे आप कैसे आप बना सकते हैं मूर्ति के रूप में। तो मतलब यहाँ पर मूर्ति पूजा का भी क्या किया गया था, विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को माना गया था। तो इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं स्त्री शिक्षा, मतलब महिलाओं की शिक्षा पर भी क्या किया गया, बल दिया गया। बहुत सारे कॉलेज खोले गए, बालिका विद्यालय खोले गए, जहाँ की स्त्रियों को शिक्षा दी जाने लगी। जातिवाद का विरोध किए, जातिवाद का विरोध किए कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जातिवाद आज भी देखने को मिलता है और यह भी एक समाज में जटिल एक बुराई ही है, जातिवाद। और भी देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन स्वतंत्र सोच तर्कवाद पर आधारित था। जो यंग बंगाल आंदोलन है यह स्वतंत्र सोच और तर्क पर आधारित था। क्यों तक आधारित था, क्योंकि इसे डेरोजियो ने इसे शुरू किया था और वह विज्ञान और तर्क को ही वह मानते थे, वो उनके ही रास्ते पर चलते थे वो।
और अपने शिष्यों को भी इसी के रास्ते पर चलाने का प्रयास करते थे, जिससे कि उनके शिष्यों ने भी बाद में समाज के बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो लोग भी। और भी देखते हैं विद्यासागर आंदोलन, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा। जो विद्यासागर आंदोलन हुआ वह विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर भी वह आधारित था। वह मतलब कि विधवा विवाह को क्या किए, वो समर्थन किए और इसे लागू किया गया। और स्त्री शिक्षा मतलब कि बहुत सारे कॉलेज खोले गए, बालिका विद्यालय खोले गए, जहाँ पर महिलाएं पढ़ सकें, अपने सोच को एक बेहतर बना सकें, एक नई दिशा दे सकें। और भी देखते हैं रामकृष्ण मिशन 1897 में, रामकृष्ण मिशन 1897 में शुरू किया गया। और भी देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर देखिए आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का संगम था। जो रामकृष्ण मिशन है यह आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का संगम था। मतलब कि दोनों का यहाँ पर मिला जुला रूप था। दोनों यहाँ पर मिलते थे, अध्यात्म और समाज सेवा भी। तो यह भी देखने को मिला। परिणाम और प्रभाव देख लेते हैं कि इन सब का कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं सामाजिक परिवर्तन, समाज में भी बहुत सारे बदलाव आए। दूसरा देखें धार्मिक सुधार, धर्म में भी बहुत सारा क्या हुआ, सुधार हुआ। जो भी बुराइयां थी उसको भी समाप्त किया गया, खत्म किया गया। देखें राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक में भी क्या हुआ, प्रभाव पड़ा इसका। और देखते हैं साहित्यिक प्रभाव, साहित्य में भी क्या हुआ, बदलाव हुआ। साहित्य एक नए तरीके से लिखा जाने लगा, जिसमें कि एक अलग प्रकार की सोच दिखाई देने लगी, जिससे कि लोग पढ़कर अपने व्यक्तित्व और समाज को एक नई दिशा में ले जाने के लिए लोग सामने आए और दिखे। देखते हैं और भी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी गई। और यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन की भी क्या रखी गई, नींव रखी गई। तो आशा करते हैं कि आप बंगाल में पुनर्जागरण का शुरुआत कैसे हुआ आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।